अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की टॉपिक का तो आपको पता चल ही गया होगा। ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि ऑटोइम्यून डिजीज़ का हर एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करूँ। मेनली ये होते क्यों हैं और क्या इनके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके लिए हमें कैसी डाइट यूज़ करनी चाहिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी। तो हर एक उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू, उसके विटामिन्स, हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। जिस तरह से आर्थराइटिस हो गया, या आपने कॉमनली देखा होगा अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में। तो हम इसलिए ऑटोइम्यून डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑटोइम्यून डिजीज़ आखिर वर्क कैसे करती है? मेनली आपको ने सुना होगा कि जो इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हम डिफेंस सिस्टम भी अपनी बॉडी का कहते हैं, इसका काम क्या होता है कि कोई भी बाहर से जर्म्स, कोई बीमारी को अंदर एंटर होने से रोकता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई एंटर भी हो जाए जर्म, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है। वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि आखिर ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो मेनली कल्प्रिट है या हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल कल्प्रिट हैं। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता बाहर के जर्म्स को और अपनी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को। इस वजह से जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो उसको टारगेट करके किल करना शुरू कर देता है, जो कि नहायत ही डेंजरस बात है। इसके रिजल्टेंटली फिर डिफरेंट ऑटोइम्यून डिजीज़ डेवलप होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। इसका एक तो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, ठीक है। हार्मोन्स में कोई ऐसी चेंजेस आ रही हैं बॉडी में, उसकी वजह से डिजीज़ हो सकती है। या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ करवाने का सबब बनते हैं। कुछ फिज़िकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि बॉडी में अपने जो नेचुरल हमारा इम्यून सिस्टम है उसको फेल करने का सबब बनते हैं। तो ये मेनली आप देख लें तो जेनेटिक्स प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली जेनेटिक रोल होता है, हमारे जीन्स का रोल है, लेकिन प्लस साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तब ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। अब ऑटोइम्यून डिजीज़ होती कौन कौन सी हैं? बहुत सारी हैं, जिनमें से कुछ कॉमन ये हैं। ल्यूपस एरिथेमेटोसिस होती है, जिससे बटरफ्लाई रैश बन जाता है पूरी फेस पे। इसके अलावा हमारे पास हशमीतोथायराइडाइटिस होता है, ग्रेव्स डिजीज़ को थायराइड की बीमारी है, ठीक है। और फिर हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाती है, सीलिएक डिजीज़ है। देन हमारे पास बाउल से रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, जिन लोगों को रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया रहता है वो। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाती है। जॉइंट्स की बात की जाए तो अर्थराइटिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तमाम ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। अब ऑटोइम्यून डिजीज़ मेनली हमारी बॉडी के किन टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करती हैं? ये ऑलमोस्ट तमाम टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ब्रेन को, हेयर फॉलिकल्स को। अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में देखें तो मेनली ब्रेन इफ़ेक्ट हो रहा होता है। और एलोपेशिया एरेटा जो होता है, इसमें बाल गिरना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हद तक, तो उसमें मेनली हेयर फॉलिकल्स इफ़ेक्ट होंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको हशमीतोथायराइडिस बताया था, इसमें थायराइड ग्लैंड इफ़ेक्ट होता है। देन मायोकार्डाइटिस में डेफिनेटली हार्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं और डेफिनेटली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स। अब क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चले कि खुदा ना खासा ऑटोइम्यून डिजीज़ डेवलप हो रही है? एक तो कंसंट्रेशन में मसला होता है कि आप पेशेंट जो होता है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता किसी भी काम पे, ठीक है। लो ग्रेड फीवर उसको मुसलसल रहेगा। फिर जिस्म में उसको सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव। इसके अलावा स्किन में रैशेस आ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस होती है और वो बहुत ही थका थका महसूस करता है। तो अगर किसी को ये तमाम साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि कहीं उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी डाइट जो है वो लेनी चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए। स्पेशली जो वाइट कॉड फैटी फ़िश होती है वो बहुत ही अच्छी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक बेरीज़ होती हैं, पाइनएप्पल है, डार्क लीफी वेजिटेबल्स हैं, बीट है, टर्मरिक है, चिया सीड्स हैं और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये तमाम के तमाम जो फूड हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। और कौन से अवॉइड करने चाहिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स को? तमाम फ्राइड प्रोसेस फूड्स, फ्रोज़न मील्स, सोडा, रिफाइंड वेजिटेबल्स एंड
जो आपके पास कुछ हद तक जो लेग्यूम्स हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जो सीड ऑयल्स होते हैं कैनोला ऑयल उनको अवॉइड करना चाहिए, रिफाइंड शुगर जो है और उससे बनी हुई जो प्रोसेस चीज़ें हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स को अवॉइड करना चाहिए, कॉफ़ी उसको भी अवॉइड करना चाहिए। यानी कि ये कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं डाइट के लिहाज से, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स करेंगे तो उनको काफ़ी बेहतरी महसूस होगी अपने साइन एंड सिम्टम्स में। इसी तरह हमें फिर अपना लाइफस्टाइल क्या चेंज करना चाहिए कि डार्क लीफी वेजिटेबल्स वो पेशेंट्स खाएं, शुगर बिल्कुल निकाल दें, ठीक है, ग्लूटेन फ्री कोशिश करें, डाइट लें, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करें, वो बहुत अच्छे हैं। बोन जो ब्रोथ होती है यखनी वो यूज़ करें, और टर्मरिक जो कि हल्दी होती है और ब्लैक पेपर उसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। रोल ऑफ वाइटामिन्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वाइटामिन्स का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में, मेनली विटामिन ए, विटामिन डी और जिंक। विटामिन ए जो है ये आपको मेनली एग योक में, फिश में, मिल्क में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, पम्पकिन, मैंगो एंड कॉड लिवर ऑयल जो है इनमें मिलेगा, इसलिए विटामिन ए लाजमी लेना चाहिए। विटामिन ए के मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स ही बता देती हूँ। मेनली ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है, जो कि हमारा जो इम्यून सेल हैं उनकी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, उसको इन्हेंस करेगा, ठीक है। और यही तो प्रॉब्लम होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स में कि उनका इम्यून सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहा होता। और यही विटामिन ए जो होता है ये जो सेल सिग्नलिंग होती है, इम्यून सेल सिग्नलिंग, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और वीएन के लिए तो आपको इसका रोल पता ही है, इम्यून सिस्टम में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सब में विटामिन ए का बहुत ही ज़्यादा रोल है, इसलिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन ए है इसको लाजमी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विटामिन डी, इट्स ऑल्सो एन फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें अगर इसके लेवल्स कम होंगे, स्पेशली जो 25 हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सिफेरॉल जो विटामिन डी की फॉर्म है, तो रिस्क जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, वो इंटरैक्ट करता है इम्यून सेल्स के साथ जो कि जीन्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं। कौन से जीन्स? जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। और जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें यही होता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ रही होती है डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह की। तो ये विटामिन डी जो है उन जीन्स के साथ जो कि इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं उनको इफेक्ट करता है, तो इसलिए विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट हमारे पास न्यूट्रिएंट आ जाता है जिंक। जिंक के बेतहाशा फ़वाइद हैं, रेगुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, इसके अलावा नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, आई हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, वूंड हीलिंग, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, और ये जो हमारे शॉर्टन हो जाती है सिकनेस की ड्यूरेशन उसके लिए। तो विटामिन ये जो जिंक है इस पे तो हम अलग से भी अपनी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।